हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको फॉर्मेट बताते हैं कैसे आंसर लिखना है, किस तरीके से लिख सकते हैं। और जीएस का पेपर नंबर 5 के पॉलिटी सेक्शन को मैं करा रहा हूँ। और बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र तथा उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र तथा उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है। ओके, तो वही अपना फॉर्मेट आईबीसी वाला फॉर्मेट, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो आईबीसी मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र तथा उसकी शक्तियों की विवेचना करनी है हमको। तो उच्च न्यायालय, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में किया गया है। इस तरीके से आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आप बॉडी पे आगे जाइए। तो उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र तथा शक्तियाँ, हम एक हेडिंग बना लिया ये, और फिर सब हेडिंग बनाई। ये मेन हेडिंग है, उसके बाद आप सब हेडिंग बना करके भी क्वेश्चन को लिख सकते हो। और ये सब हेडिंग में आपके पास चलेंगी। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और आसानी होगी देखने में। सब हेडिंग में आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वह बात जो सीधे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो, मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी वाद विवाद होते हैं, वो विवाह, वसीयत, तलाक आदि, विधायकों और सांसदों के चुनावों से संबंधित मामले, है ना, इसमें मूल अधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है किसका, उच्च न्यायालय का। अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के संबंध में अपील कर सकते हो। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो फैसला सुनाते हैं, और वो 2 प्रकार के होते हैं, आपराधिक और दीवानी। तो इनके फैसलों के, इनके दिए हुए फैसलों के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। कहाँ? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। आगे, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालयों पर यही था, इसके खिलाफ आप जा सकते हो और नियंत्रण भी करते हैं। आर्टिकल 227 के तहत प्रावधान है, क्या है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति आदि में सलाह लेता है। ठीक है ना। उच्च न्यायालयों की सलाह ली जाती है जब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना, या तैनाती होती है, पदोन्नति। उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों को मानने के लिए अधीनस्थ न्यायालय क्या है, बाध्य हैं। ठीक है ना। उच्च न्यायालय जो भी कानून पास करती है, जो भी फैसला सुनाती है, उन्हें मानने के लिए क्या है, अधीनस्थ न्यायालय बाध्य है। हम तो न्याय क्षेत्र और शक्ति तो पढ़ रहे थे, वो शक्ति हम देख रहे हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। आर्टिकल 215 में प्रावधान है, आप देख रहे होगे, इससे पहले भी हमने शायद 2 दिन पहले वीडियो एक बनाई थी, और वो क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के ऊपर था, है कि नहीं। और वो क्वेश्चन इस टाइप से था कि उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। वो हमने एक क्वेश्चन किया था, उच्च न्यायालय से संबंधित ही था ना। तो उसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न आए थे, जैसे अनुच्छेद 2015 में अभिलेख न्यायालय का प्रावधान। मैं कह रहा हूँ कंटेंट वही होता है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया है तो उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग के हिसाब से ही हमें आंसर की फ्रेमिंग करनी होती है। ठीक है। फैसले अभिलेख के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं। फैसले अभिलेख के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं। अवमानना पर साधारण कारावास व दंड देने का भी अधिकार है। अगर अवमानना करते हो तो साधारण कारावास व दंड देने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। ठीक है। रिट क्षेत्र अधिकार है, अनुच्छेद 226 में इसका प्रावधान है। और बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध आदि की शक्ति है। ये किस संबंध में है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो उसमें रिट क्षेत्र अधिकार है किसका, उच्च न्यायालय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षी क्षेत्र अधिकार है, अपने क्षेत्र अधिकार के सभी न्यायालयों पर नज़र रखता है। पर्यवेक्षण का मतलब ये है नज़र रखना, तो ये भी क्षेत्र अधिकार है इनका। प्रशासनिक व न्यायिक पर्यवेक्षण शामिल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है इसमें। राज्य व केंद्र सरकार के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए
ये न्यायिक पुनरावलोकन भी करता है। तो ये पॉइंट हमने लिख लिए और उसके बाद आप सीधा इसे कंक्लूड कर दोगे। अतः उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र तथा शक्तियाँ व्यापक हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट लगाने की शक्ति से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है, जो सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन इसका और भी बेहतर हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, वो आप देख लेना। अब मैंने इसका एक और तरीके से क्वेश्चन को लिखा है। यही क्वेश्चन है, यही कंटेंट है हमारे पास, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण आप कैसे कर सकते हो अब ये देखिए। अब ये मैंने बताया है इसमें, ठीक है ना। सॉरी, हाँ जी, अब आइए। इंट्रो आप डालोगे ही, तो आप इंट्रो से स्टार्ट करोगे। मैंने कहा प्रस्तुतिकरण अलग कर सकते हो, हेडिंग आप चेंज कर सकते हो। वहाँ हेडिंग हमने डाली थी, क्या हेडिंग डाली थी वहाँ हमने कि न्याय क्षेत्र तथा शक्तियाँ, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र तथा शक्तियाँ, एक साथ हेडिंग डाली थी। जबकि तुम इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र अलग हेडिंग डाल सकते हो, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ अलग हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार डालोगे, रिट क्षेत्राधिकार डालोगे, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार डालोगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार डालोगे। और इन चारों पॉइंटों में जो ये पॉइंट थे यहाँ आप इनको लिख सकते हो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के जितने पॉइंट थे आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, रिट क्षेत्राधिकार के जितने पॉइंट थे आप यहाँ डाल सकते हो, पर्यवेक्षी में जितने पॉइंट थे यहाँ डाल सकते हो, अपील में जितने थे आप यहाँ डाल सकते हो। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो अलग अलग करके। तो उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ अलग कर सकते हो। जैसे अभिलेख न्यायालय की शक्ति है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय की प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, प्रमाणीकरण की शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो इस तरीके से अभिलेख न्यायालय के रूप में आपने लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पॉइंट अपना डाल दोगे आप, है ना, यहाँ डाल दोगे निकाल के। प्रशासनिक शक्तियाँ ऊपर नहीं लिखी थी, तो यहाँ देख लो अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण, तो पर्यवेक्षणीय शक्तियों में लिखा जाएगा यहाँ ये वाला। अधीनस्थ न्यायालयों से कार्यवाही का विवरण मांग सकता है, क्यों, अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के संबंध में नियम जारी कर सकता है। यह किसी भी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में भी स्थानांतरित कर सकता है। ये प्रशासनिक शक्ति होती है उच्च न्यायालय की। ये शक्तियों के बारे में तो पूछ रहे थे। यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड या अन्य जुड़े दस्तावेजों की जांच भी कर सकता है। तो प्रशासनिक शक्तियां संबंधित हैं अधीनस्थ न्यायालयों से। प्रमाणीकरण की शक्ति है, और ये केवल हाई कोर्ट में ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करने के लिए उपयुक्त मामलों को प्रमाणित कर सकता है। कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील के लिए उपयुक्त है, इसको कौन डिसाइड करता है, केवल हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि आपने न्याय क्षेत्र अलग डाला, ऐसे ही बना दिया ग्राफ में और यहाँ ग्राफ में बना कर दे दिया। उसके बाद नीचे आप कंक्लूड कर दोगे, है ना, आप कंक्लूड कर दोगे। तो ये भी एक तरीका है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि इसमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन को प्रस्तुत करने का, ये वाला तरीका या फिर जो ऊपर मैंने दिखाया था वो तरीका। तरीके दोनों बेहतरीन है। वो भी हमने क्वेश्चन लिखा था तो ठीक लिखा था, और नीचे है प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग था। इसमें हमने न्याय क्षेत्रों को अलग कर दिया था और उच्च न्यायालय की शक्तियों को अलग कर दिया, तो अलग अलग बता दिया हमने। ठीक है, चलिए। और एक और चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था कि आप बुक्स पढ़ लो, है ना, आप कोचिंग कर लो, आप नोट्स बना लो, या आप मेरे जैसे और भी यूट्यूब पर जा कर के बहुत सारी वीडियो देख लो, लेकिन आंसर राइटिंग एक ही तरीके से आती है, देखने से तो बिल्कुल नहीं आएगी। आप देख रहे हो कि देखते देखते आ जाएगी, हाँ ये फॉर्मेट है, ये ऐसे लिखना है, नहीं आएगी जब तक कि आप लिखोगे नहीं खुद से। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उन क्वेश्चनों को आप खुद से भी लिखो। और मैंने ये सोचा था कि इसका प्रभावी तरीका तभी होगा। अब देखो, मेरे एक दोस्त हैं विकास, उन्होंने 3 बार मेंस लिखा, मैंने भी 3 बार मेंस लिखा, और गलती कहाँ हुई, आंसर राइटिंग में। दूसरा, आराम से लिख लेते थे, अच्छा हैंड राइटिंग अच्छे के चक्कर में आराम से लिख रहे हैं तो क्वेश्चन छूट जाना, ये एक बड़ी वजह रहती है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की नहीं है, हमने बहुत कंटेंट पढ़ लिया
किताबें पढ़ ली ऑथेंटिक, है ना, नोट्स पढ़ लिए, लेकिन लिखा नहीं। जबकि चेकर क्या देखेगा, वो तो लिखा हुआ ही देखेगा ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसे सुन रहे हो, लिख नहीं रहे हो, लिख के नहीं देख रहे हो, खुद की टाइमिंग नहीं देख रहे हो कि 5 मिनट में आप कर पा रहे हो कंप्लीट कि नहीं कर पा रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन आप 7 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये डिसाइड तो आपको करना है, क्योंकि लिख करके ही प्रैक्टिस से आएगा। इसके लिए अगर आप जुड़ोगे तो एक हम बैच स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग का। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप क्वेश्चनों को आंसर लिख करके दें, हम उनको इवेलुएट किया करेंगे, ठीक है ना, इवोल्यूशन करेंगे उनका। और उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने समय में उस आंसर को लिख पा रहे हो और उसको कितने बेहतरीन तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे उसके बारे में जानकारी हम देंगे आपको कि बैच कैसे स्टार्ट किया जाएगा, कैसे आप उसमें जुड़ सकते हो, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।